हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस चैनल। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आप प्रीवियस वीडियो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां जाइए, क्लिक करिए और वीडियो को देखिए। आज हम इस वीडियो में नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फैराडेज लॉ। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैराडेज लॉ की। इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स की फुल डिटेल हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे हम फैराडे लॉ पढ़ रहे हैं। फैराडे लॉज पढ़ने से पहले आपको फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या था? फैराडे ने कोयल कंसीडर की और उस कोयल को हमने गैलोमीटर से कनेक्ट कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कोयल के अंदर करंट आया है या नहीं आया। अगर कोयल के अंदर करंट आया है तो इट मीन गैलोमीटर की जो नीडल है ना वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी। अगर करंट नहीं आया तो गैलोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। अब उस कोयल के पास उसने एक बार मैग्नेट रखी। जैसे ही वो इस बार मैग्नेट की मूवमेंट इस कोयल की तरफ करवाता है तो फैराडे ने देखा कि इस कोयल के अंदर एक सेकंड के लिए करंट दौड़ता है, एक सेकंड के लिए करंट फ्लो करना शुरू करता है। जैसे ही इस बार मैग्नेट की मूवमेंट वो इस तरफ करवाता है कोयल की तरफ, तो उसने देखा कि एक सेकंड के लिए जो है ना नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। इट मीन इसके अंदर एक सेकंड के लिए करंट आया। इस बार मैग्नेट को लाके अगर वो यहां छोड़ देगा, स्टेशनरी वेस्ट पे छोड़ देता है, तो उसने देखा कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जैसे ही फिर बाद में वो क्या करता है कि इस बार मैग्नेट को दूर लेकर जाता है। एक बार नजदीक लेकर आया था, फिर उसने रेस्ट पे छोड़ दी, अब वो दूर लेकर जा रहा है। जैसे वो दूर लेकर जा रहा है ना, फिर उसने देखा कि इस कोयल के अंदर फिर से एक सेकंड के लिए करंट जनरेट होता है। इट मीन गैलोमीटर की नीडल फिर से एक बार डिफ्लेक्शन शो करती है। बाद में दूर ले जाके रेस्ट में छोड़ता है, कोयल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम इस बार मैग्नेट की मूवमेंट एक बार टुवर्ड्स द कोयल अवे फ्रॉम द कोयल, टुवर्ड्स द कोयल अवे फ्रॉम द कोयल करवाएंगे तो इस कोयल के अंदर करंट जनरेट होगा, एक तरह की ईएमएफ इंड्यूस होगी। फैराडे को ये बात समझ में आ गई थी कि मैग्नेट की मूवमेंट कराना जरूरी है। अगर मैग्नेट की मूवमेंट नहीं होगी, मैग्नेट रेस्ट पोजीशन में रहेगी, इट मीन अगर मैग्नेट स्टेशनरी हम छोड़ देंगे तो इस कोयल के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। फिर उसने देखा कि ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर होती है, फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती हैं। अब बार मैग्नेट को जैसे ही हम इस कोयल की तरफ मूव करवाते हैं तो इस कोयल से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी क्लोज सरफेस से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा। तो सबसे पहला केस हम कौन सा कर रहे हैं कि हम मैग्नेट की मूवमेंट करवा रहे हैं, मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स द कोयल। जैसे मैग्नेट की मूवमेंट हम कोयल की तरफ करवाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज। अगर हम इस बार मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं, अगर हम इस बार मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो बार मैग्नेट जैसे इस कोयल से दूर जाती है, इस कोयल से अवे फ्रॉम द कर दें, अवे फ्रॉम द कोयल। अगर बार मैग्नेट को हम इस कोयल से दूर लेके जाएं, इट मीन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि जैसे हम दूर लेके जाएंगे तो कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से पास होंगी। अगर लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से पास हो पाई तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जैसे इसको एक बार कोयल की तरफ मूव करवाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, दूर लेके जाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज आ रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर लगातार चेंज आएगा तो इस कोयल के अंदर क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर बताया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में गौर करना भाई। सबसे पहले फैराडे ने कोई फर्स्ट लॉ के अंदर क्या कहता है कि जैसे जैसे आप मैग्नेट की मूवमेंट, जैसे जैसे आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हो, एक बार कोयल की तरफ टुवर्ड्स कोयल और एक बार अवे फ्रॉम द कोयल, एक बार अवे फ्रॉम द कोयल,
ये कोयल कंसिडर की थी, तो कोयल के पास हम बाहर मैग्नेट लेके आए थे, ये पोल नॉर्थ और ये पोल साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को इस पोल की तरफ मूव करवा रहे थे, तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था। इसको हम दूर लेके जाएंगे, अवे फ्रॉम द कोयल करेंगे, तो इसका मतलब इसके अंदर कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से पास हुई, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स घट गया। ऐसे लगातार एक बार इसकी तरफ मूव करवाएंगे, एक बार दूर लेके जाएंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगा, एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज। तो एक बार कोयल की तरफ मूव करवाने से और दूर ले जाने से लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से कोयल के अंदर क्या इंड्यूस होती है? ईएमएफ। अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, फैराडे ने अपने दूसरे लॉज के अंदर क्या बताया, दूसरे लॉ के अंदर उसने मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया अपनी। उसने कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड या फिर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर अगर हम एंट्रेंस की बात कर दें, एंट्रेंस की बात करेंगे तो ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब है कि फ्लक्स में टाइम के साथ है चेंज हो रहा है। तो ये फैराडे का दूसरा लॉ था। दूसरे नियम में उसने अपने मैथमेटिकल फॉर्म दी थी कि जो ईएमएफ कोयल के अंदर इंड्यूस हो रही है वो प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम या द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। एसआई के सिस्टम के अंदर हम उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे ईएमएफ जो है हमारी डी फाई बाई डी टी के बराबर ही आएगी। एन टर्म्स के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? ई प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। इतना पढ़ने के बाद, फैराडे लॉज जानने के बाद कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक सीधी सी बात है। जैसे कोयल है, कोयल के पास जैसे मैग्नेट की मूवमेंट कराते हो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। जैसे इस बार मैग्नेट को इस कोयल से दूर लेके जाओगे, कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो पाई, इट मीन मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। और लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आ रहा है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आ रहा है तो उस कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। उस कोयल के अंदर क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी। और दूसरे लॉज में उसने मैथमेटिकल फॉर्म दी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंट्रेंस के लिए हमने लिख दिया ई प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी। आगे देखो, यहां पे हमारे पास जो ईएमएफ आई है वो प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी है, एन डी फाई बाई डी टी। पहली बात तो आप ये नोट करो कि फैराडे ने ये तो बता दिया कि कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, लेकिन उस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी ये फैराडे लॉ नहीं बता पाया। फैराडे लॉ जो है उसने इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन एक्सप्लेन नहीं की। फैराडे लॉ डज नॉट एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन नहीं बता पाया कि डायरेक्शन क्या है। यहां से ईएमएफ आपने निकाल ली कि प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी है। अगर हम यहां माइनस साइन का इस्तेमाल कर दें, और माइनस साइन का इस्तेमाल लेंज लॉ में हुआ भी है, जैसे ही माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करती है। इट मीन मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को रोकने का काम करेगी। ये इंड्यूस ईएमएफ चाहेगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में अब चेंज नहीं हो। ये चीज हम लेंज लॉ में डिस्कस करेंगे। आगे जो हम लेंज लॉ पढ़ेंगे इसके बाद, फैराडे लॉ के बाद, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और लेंज लॉ जो है हमें उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी देता है। लेंज लॉ जो है वो हमें इस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी देगा। फैराडे लॉ इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता। एक कंसेप्ट आप यहां से ध्यान रखिए कि ईएमएफ जो आई वो हमारे पास आई एन डी फाई बाई डी टी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर हम किसी कोयल में करंट निकालना चाहते हैं कि कोयल में करंट कितना आया, अगर उस कोयल की रेजिस्टेंस आर है, अगर उस कोयल की रेजिस्टेंस कितनी है? आर। अगर हमने उस कोयल की रेजिस्टेंस जो है वो आर मान ली, तो उस कोयल के अंदर करंट कितना आया? करंट को हम कैसे निकालेंगे?
वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और यहाँ वोल्टेज एज ए ईएमएफ है, तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और ईएमएफ आपने निकाल चुके E प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, उसको R से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसको एक बार डिटेल में देखो क्या है क्या नहीं है, इसको एक बार डिटेल में देखो क्या है। हम बात कर रहे हैं दो चीजों की, एक तो इंड्यूस्ड करंट की, ध्यान देना यहां हम बात करेंगे, एक तो इंड्यूस्ड करंट की, और एक हम बात करने वाले हैं यहां इंड्यूस्ड चार्ज की। दो चीजें आ गई हमारे पास, एक तो आ गया इंड्यूस्ड करंट और एक आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज। देखो दोनों में फर्क क्या है, फर्क तो कुछ भी नहीं है। इंड्यूस्ड करंट जो है, अगर आप करंट निकालना चाहते हो कि उस कोयल के अंदर करंट कितना इंड्यूस हुआ, तो सबसे पहले आपको कोयल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, पहले ईएमएफ इंड्यूस होती है और बाद में करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो यहां अगर आप इंड्यूस ईएमएफ करंट निकालना चाहते हो तो करंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं E बाई आर। अगर उस कोयल की रेजिस्टेंस R है तो उस कोयल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो होगा I इज इक्वल टू E बाई आर। E की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, किसके बराबर होती है, एन डी फाई बाई डी टी के बराबर। एंट्रेंस के लिए हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन डी फाई बाई डी टी, और नीचे रह गया R, तो हमने R से नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आ गया। पहली बात तो दिमाग में नोट करो कि ये जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इंड्यूस्ड करंट जो है ना वो कोयल की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये जो इंड्यूस्ड करंट है डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल। बट हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लेकिन हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कभी भी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कभी भी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इस बात को नोट कर लो, कोयल की रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। हमारी जो इंड्यूस्ड करंट है वो तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कभी भी कोयल की रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। इस बात को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास करंट है, करंट किसके बराबर है, E बाई आर। जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट घटेगा, रेजिस्टेंस को घटाएंगे करंट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस को बढ़ाना और घटाना इट मीन करंट का बढ़ना और घटना, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करंट के बढ़ने और घटने से हमारे ईएमएफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईएमएफ पहले इंड्यूस होती है और करंट बाद में फ्लो करना शुरू करता है। जैसे किसी कोयल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ना, इट मीन उस कोयल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पहले हो चुकी और बाद में करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंड्यूस ईएमएफ पर करंट में बढ़ने और घटने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कभी भी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। इस चीज को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब यहां पर ध्यान दो, अब हम बात करेंगे एक बार इंड्यूस चार्ज की। इंड्यूस चार्ज के अंदर क्या है कि जो हमारा चार्ज इंड्यूस होगा इस कोयल के अंदर, जो चार्ज फ्लो करेगा, जो चार्ज फ्लो करेगा कोयल के अंदर, वो हमारा होगा करंट इनटू में टाइम, करंट इनटू में टाइम। अगर हमारा dt टाइम के अंदर, dt टाइम इंटरवल के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां पे चार्ज की वैल्यू होगी करंट इनटू में टाइम, करंट इनटू में टाइम। तो यहां पर हमारे पास चार्ज जो आया वो आया करंट इनटू में टाइम। जैसे ही यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा करंट की, करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एन डी फाई बाई डी टी इंटू में आर, तो ये आ गई एन डी फाई बाई डी टी और इंटू में आर, और इंटू में यहाँ पे क्या है डी टी, डी टी से डी टी क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, एन बाई आर इंटू में डी फाई। ये हमारे पास जो चार्ज आया, ध्यान रखना इंड्यूस्ड चार्ज कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता। इंड्यूस्ड चार्ज कभी भी टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं करता। यहां जो इंड्यूस्ड चार्ज है ना वो डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये चीज आप नोट करो, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मैग्नेट की मूवमेंट फास्ट रेट से या स्लो रेट से करवा रहे हो तो वहां पे जो फ्लो होने वाले चार्जेस हैं उनकी वैल्यू सेम रहेगी। चार्जेस की वैल्यू के अंदर या मैग्नीट्यूड के अंदर कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर इंड्यूस चार्ज कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इंड्यूस चार्ज विल रिमेन सेम, इंड्यूस चार्ज विल रिमेन सेम। तो इंड्यूस चार्ज सेम रहेगा जब आप मैग्नेट की मूवमेंट करवाओगे एट फास्ट रेट और स्लो रेट। समझ गए? जैसे जैसे फास्ट रेट या स्लो रेट से आप उसकी मूवमेंट कराओगे इंड्यूस चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता। नोट कर लो इस चीज को।